डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। दीपेश ने आयान की पीठ को देखा, अपनी मुट्ठियां भींची और अपने दिल में कहा, हम्फ, लड़के, चलो बस एक नजर डालते हैं। अगले 2 दिनों में दीपेश और दूसरे लोगों ने फिर कभी आयान को नहीं उकसाया और जब भी वे उसे देखते तो उससे बचने के डर से उसे दूर रहते। आयान बहुत सतर्क नहीं था। वो किसी को परेशान करने की पहल नहीं करता था, न ही किसी के रास्ते में आता था। वह अपने आप में खुश था। लेकिन उसी समय इंडिया के अलग अलग हिस्सों से चुनकर आए खास मिलिट्री एरिया के सबसे श्रेष्ठ और ताकतवर खास बलों के जवान आकाशिमा नाम के एक दूर दराज द्वीप पर पहुंच चुके थे। यहां वे एक बेहद सख्त सिलेक्शन टेस्ट में भाग लेने आए थे। इनकी संख्या कोई 2-4 नहीं बल्कि पूरी 1000 थी। उन्हें पहले से पता था कि यह सिलेक्शन टेस्ट बेहद कठिन और क्रूर होगा। हर एक योद्धा जानता था 1000 में से बस कुछ ही लोग अंत तक टिक पाएंगे। पर उन्होंने इस परीक्षा के लिए जान की बाजी लगाई थी, क्योंकि अग्निदूत आर्मी ग्रुप में शामिल होना हर सैनिक के लिए सर्वोच्च सम्मान की बात थी। भले ही जान चली जाए, शरीर युद्ध भूमि पर गिर पड़े, लेकिन अगर वो इस सेना का हिस्सा बन जाए तो कोई पछतावा नहीं रहेगा। 2 दिन में सब सेनानी वहां जमा हो चुके थे। हर एरिया से एक एक ट्रेनर उन्हें लेकर आया था। सिर्फ आयान नहीं आया था। वो न कहीं दिखा, न उसने कोई ऑर्डर दिया। सब लोग हैरान थे कि मेन ट्रेनर आखिर है कहां। तीसरे दिन सुबह ठीक 6 बजे, जब आसमान अब भी अंधेरा था, पूरे शिविर में एकदम से शोर फैल गया। हर दिशा से आवाज आई, कमांड की आवाज। सिर्फ 3 मिनट के अंदर हजारों खास बल जवान अपनी अपनी टीमों में लाइन लगाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में जोश था, दिल में बेसब्री और चेहरों पर इंतजार उस मेन ट्रेनर का, जिसे लोग कहते हैं, जिसे कोई ठीक से देख नहीं पाया है, लेकिन जिसकी मौजूदगी से सब कांपते हैं। अफवाह थी कि अग्निदूत आर्मी ग्रुप जिस दुश्मन से लड़ेगा वे नॉर्मल इंसान नहीं होंगे, बल्कि होंगे महाशक्तिशाली योद्धा। कुछ तो ऐसे भी जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं, जैसे म्यूटेंट्स और सुपर फाइटर्स। ये सिलेक्शन टेस्ट सिर्फ एक चयन नहीं था, ये एक जुनून, एक युद्ध की तैयारी, एक मौत को ठोकर मारने वाला ट्रेनर था। अगर कोई सौभाग्य से मेन ट्रेनर आयान से कुछ भी सीख ले तो वो सीख जिंदगी भर साथ रहेगी। फिर अचानक आयान आया। धीरे धीरे, बिल्कुल शांत कदमों से वो शिविर के बीचों बीच आया। उसने आज कोई टी-शर्ट या जीन्स नहीं पहनी थी, बल्कि एक सादी यूनिफॉर्म पहनी थी। लेकिन उसके कंधों पर कोई भी रैंक नहीं थी। हजारों जवानों ने उसे देखा। वो दिखने में बहुत ही किशोर सा लग रहा था। गोरी, कोमल सी स्किन, हाथों पर कोई खुरदरी मेहनत के निशान नहीं, जैसे कोई लड़का हो जो अभी अभी कॉलेज से निकला हो। और फिर उसने कहा, सभी ध्यान दें, मैं इस सिलेक्शन टेस्ट का मेन ट्रेनर हूं। मैं आयान हूं। जैसे उसकी आवाज ही एक बम थी, शिविर में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हजारों फुसफुसाहटें, चौंकते चेहरे, हैरानी से भरी निगाहें चारों तरफ फैल गईं। क्या कहा? मेन ट्रेनर? ये इतना छोटा लड़का? आखिर एक सैनिक चिल्लाया। मेन ट्रेनर, आपकी उम्र कितनी है? आयान ने नजरों को उठाया, बिल्कुल शांत चेहरे से जवाब दिया, 18 साल। हां। भीड़ से एक और आवाज आई, जिसमें ताना, गुस्सा और तिरस्कार था। तो अब हम एक कच्चे बालों वाले लड़के को अपना नेता माने? हद हो गई। अचानक भीड़ में एक और सैनिक चिल्लाया, एक तरबूज जितनी उम्र का लड़का। इनमें से 80% लोग तो असली जंग का मैदान तक नहीं देखे होंगे, फिर ये हमें कैसे ट्रेन करेगा? मैं तो बिल्कुल भी राजी नहीं हूं। उसकी आवाज जैसे गिरते हुए डोमिनो जैसी थी। एक ने बोला, फिर दूसरे, फिर तीसरे। सभी तरफ से आवाजें उठने लगीं। अग्निदूत आर्मी ग्रुप का मेन ट्रेनर कोई बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकता। अरे, तुम्हें युद्ध क्षेत्र में जाने की हिम्मत कैसे हुई, जब तुम्हारे पास दिखाने लायक कोई असली ताकत ही नहीं है? अगर तुम हमसे कमजोर हो तो घर चले जाओ, शकरकंद उगाओ, ट्रेनिंग मत दो। अब माहौल एकदम बिगड़ चुका था, जैसे पूरी भीड़ में आक्रोश फैल गया हो। कभी इधर से ताना, कभी उधर से हंसी, और बीच में कोई भी आयान को सीरियस से लेने को तैयार नहीं था। हैरानी की बात यह थी, ये सभी सैनिक जो इतनी बदतमीजी से बोल रहे थे, असल में काफी अनुशासित और ट्रेंड थे।
नॉर्मल तौर पर सेना में ऊंची आवाज में बोलना तो दूर, मुख्य अधिकारी के बीच बोलना भी मना होता है। तो फिर यह बगावत क्यों? क्योंकि यह सब पूर्व नियोजित था। आयान के बगल में खड़े थे कुछ और ट्रेनर जैसे दीपेश, जिनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बाहर से तो वे शांत दिख रहे थे, पर अंदर ही अंदर जैसे तमाशा देखने आए हों। 3 दिन पहले यही दीपेश और उनके साथी आयान के सामने खुद को छोटा महसूस कर चुके थे, लेकिन वे इसे भूल नहीं पाए। अब उन्होंने मौका देखकर अपनी टीम के लोगों को जानबूझकर भड़काया था, ताकि आयान भीड़ के सामने बेइज्जत हो जाए। आयान की निगाहें सब समझ चुकी थीं। उसने देखा, इनमें से 80% लोग सच में उसके खिलाफ हैं। कुछ पुराने ट्रेनर्स की साजिश थी, बाकी सिर्फ उनकी भीड़ में शामिल थे। अब माहौल सब्जी मंडी जैसा लग रहा था। कोई चिल्ला रहा था, कोई ताने दे रहा था, कोई हंसी उड़ा रहा था, और सारी गालियां आयान के लिए। लेकिन तभी बस एक ही शब्द, लेकिन जैसे बिजली सी गूंजी हो पूरे मैदान में। आयान की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि हवा कांप उठी। हजारों सैनिकों के कानों के पर्दे थर्रा गए और सब एक पल के लिए चुप हो गए। फिर आयान की आंखें जैसे तलवार बन गई हों, एक एक को देखते हुए बोले, तुम्हारे लॉजिक मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई भी मेरी ट्रेनिंग को मानने से इनकार करता है तो अभी खड़ा हो जाए। एक पल को सब सन्न रह गए। कई सैनिक जो अभी तक दूसरों की भीड़ में छिपे थे, अब जब सीधे नाम पूछ लिया गया तो उनके चेहरे पर झिझक दिखने लगी। अब कोई और उन्हें बचाने नहीं वाला था। अब बात सामने से लड़ने की थी। तभी एक भारी भरकम जवान आगे आया, गुस्से में बोला, मैं डरता नहीं किसी से, मुझे ये ट्रेनिंग मंजूर नहीं, आओ अलग से फैसला हो जाए। फिर तो जैसे बाढ़ आ गई, एक के बाद एक लोग खड़े होने लगे। साइबेरियन टाइगर्स असहमति, फ्लाइंग ड्रैगन टीम असहमत, स्वर्णवंशी टीम असहमत, और इस तरह आधे से ज्यादा शिविर खड़ा हो गया। हालांकि उनमें से सिर्फ कुछ दर्जन ही दीपेश की साजिश में थे, लेकिन बाकियों को सच में आयान की क्षमता पर शक था। और जब भीड़ इतनी हो तो कोई किसी को नहीं रोकता। जनता के सामने किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। अब हालात यह थे कि एक अकेला 18 साल का ट्रेनर हजारों सैनिकों के सामने खड़ा था, और उनमें से सैकड़ों खुलेआम उसे नकार चुके थे। यह कोई नॉर्मल विद्रोह नहीं था, यह एक चुनौती थी। लेकिन आयान मुस्कुराया। हां, 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 उसने जोर से हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा। आप सभी को लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं, तो लो, मैं तुम्हें यही मौका देता हूं। यह सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे फिर से चौंक गए। दीपेश का चेहरा जर्द हो गया। उसे लगा था कि आयान डर जाएगा, लेकिन उसने तो उल्टा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब सबकी नजरें आयान पर टिक गई थीं। पहले तो दीपेश और बाकी त्रिनेरत को पूरा यकीन था कि आयान कभी नहीं मानेगा, वो डर के मारे पीछे हट जाएगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक माहौल तैयार किया था जहां सब लोग आयान को नीचा दिखाएं, उसे जलील करें और उसके आत्मविश्वास को तोड़ दें। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आयान न सिर्फ सहमत हो जाएगा, बल्कि सीधा चुनौती भी दे देगा। एक सैनिक ने चिल्लाकर पूछा, अरे मेन ट्रेनर साहब, जब आप लड़ाई के लिए तैयार हैं तो बताइए, हम इतने सारे लोग हैं, कौन पहले लड़ेगा, कौन बाद में? आयान मुस्कुराया, फिर धीरे से सिर हिलाया, और तभी उसका शरीर जैसे बदलने लगा। उसमें से एक भयानक ऊर्जा निकलने लगी, जैसे कोई सोया हुआ अजगर जाग रहा हो, जिसके दांत और पंजे अब दुनिया को फाड़ने को तैयार हों। अब आयान वो मासूम 18 साल का लड़का नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजाओं का राजा खड़ा हो, जिसकी निगाहों में ताकत हो, जिसकी सांसों में आग हो और जिसकी बातों में अड़िग आत्मविश्वास। और फिर उसने कहा, मैं ही हूं, और मैं तुम सबको एक साथ चैलेंज देता हूं। पूरा मैदान थम गया, हर एक सैनिक सन्न। यह कैसा बयान था? दीपेश सहित सारे अधिकारी हक्के बक्के रह गए। क्या हमने सही सुना? क्या आयान सच में कह रहा है कि वो अकेले हम 1000 लोगों से लड़ेगा? यह बात इतनी नामुमकिन, इतनी पागलपन भरी, इतनी घमंड से भरी लगी कि कुछ लोगों को लगा शायद उन्होंने सपना देखा। आखिरकार भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। ये लड़का पागल हो गया है, क्या खुद को सुपरमैन समझता है? 1000 लोग हैं यहां, एक एक का थूक भी इसके लिए डूबने के लिए काफी है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये मेन ट्रेनर है या नहीं, इसको आज सबक सिखाओ। पूरा मैदान गुस्से से उबल पड़ा। हजारों जवानों की आंखें लाल हो गईं, सभी की सांसें तेज
चेहरों पर तनाव और जैसे एक बड़ी लड़ाई बस अब शुरू ही होने वाली हो। लेकिन आयान अब भी शांत खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला धीरे लेकिन गूंजती हुई आवाज में, आज मैं तुम्हें इस सिलेक्शन टेस्ट का पहला पार्ट सिखाता हूं। एक असली ताकतवर इंसान कभी भी भीड़ की संख्या से नहीं डरता। 1000 चींटियां मिलकर भी एक हाथी को नहीं हिला सकती। और सच कहूं तो मेरी नजरों में तुम सब चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं। ये बात जैसे आकाश से बिजली गिरी हो। पूरा मैदान एक बार फिर हिल गया। सभी सैनिक एक पल के लिए चुप, क्योंकि ये सिर्फ अपमान नहीं था, न बल्कि सीधा चैलेंज था, न उनके आत्मसम्मान पर प्रहार। और फिर आयान ने रुख किया दीपेश की ओर। आंखों में सधी हुई आग थी। ट्रेनर ओन दीपेश, आप चाहें तो इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यह सुनकर दीपेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फड़कने लगीं। पसीने की एक बूंद उसकी कनपटी से बह गई। ये क्या कह दिया इसने? मुझे, एक ट्रेनर को भी चींटी बोल दिया? वो अंदर से कांप रहा था। मैंने कई पागल देखे हैं, लेकिन इतना पागल आज तक नहीं देखा। पूरा माहौल अब बदल चुका था। अब कोई आयान को छोटा नहीं समझ रहा था, बल्कि सबके अंदर एक डर, एक रहस्य और एक सवाल था। आखिर आयान है कौन? अचानक भीड़ में किसी ने दहाड़ मारी, हो भाइयों, अब समय आ गया है। चलो उस घमंडी को दिखा दो कि असली फौजी क्या होते हैं। मार डालो, मार डालो, मार डालो। ये शब्द पूरे मैदान में गूंजने लगे और देखते ही देखते पहला सैनिक दौड़ा आयान की ओर, बिल्कुल बाघ की तरह। उसकी चाल में न कोई डर था, न सोच, सिर्फ गुस्सा। और फिर जैसे पागलपन फैल गया। हजारों सैनिकों ने जैसे अपना होश खो दिया हो, हर दिशा से एक ही तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, आयान की ओर। वे इतने गुस्सा थे मानो कोई बड़ा अजगर समुद्र से निकल आया हो या कोई बाघ पहाड़ों से कूद पड़ा हो। हर सैनिक की आंखों में आग थी, बस एक ही मकसद, इस घमंडी लड़के को मिट्टी में मिला दो। यह हमला इतना जबरदस्त था कि अगर सामने कोई नॉर्मल आदमी होता तो उसके तो घुटने थरथरा जाते, पसीना बहता और जान निकल जाती। लेकिन आयान डरा नहीं। दूर खड़े आर्या और सत्यव्रत नाम के अधिकारी ये सब देखकर घबरा गए। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें लगा, ये क्या कर दिया आयान ने? अब ये हजारों लोगों के नीचे दबकर मर जाएगा। कोई कितना भी ताकतवर हो, पर अकेले हजारों से कैसे लड़ेगा? लेकिन आयान की आंखों में कुछ और ही था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि सितारों सी चमक, सीधी उठी हुई छाती और एक अजेय युद्ध भावना। वह एक पतला सा शरीर नीले आसमान को चीरने वाले भाले की तरह अकेला खड़ा था, लेकिन उसकी नजरों में पूरी दुनिया के लिए तिरस्कार था। तभी उसने कहा, पुराने इंडिया में एक योद्धा था जिसने अकेले 50 सेनापतियों को काट गिराया। आज मैं उसका उत्तराधिकारी बनकर पूरे ब्रह्मांड को चुनौती देता हूं। भाला, आओ। एक गरजती हुई आवाज और हाथ का इशारा। दूरी पर पड़ा लाल लटकन वाला भाला जैसे किसी जादुई शक्ति से खिंचता हुआ हवा में उड़कर सीधा आयान के हाथ में आ गया। उसके साथ ही आयान की आंतरिक ऊर्जा ऐसे उमड़ पड़ी जैसे नदी का बांध टूट गया हो, और अगले ही पल आयान हवा में एक चमकदार इंद्रधनुष बनकर उड़ा और सीधे उस भीड़ में घुस गया। आह आह आह! भयानक चीखें गूंजने लगीं, जैसे बिजली के झटके, जैसे भूकंप, जैसे मौत की लहर। एक ही झटके में दर्जनों खास सैनिक उड़ते हुए जमीन पर गिरे और हिल तक नहीं सके। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब आयान एक अजेय योद्धा में बदल चुका था। उसका भाला जैसे कोई जिंदा ड्रैगन जो घूम घूम कर दुश्मनों को उड़ा रहा था। भाले की हर चालन हवा को चीर रही थी, इतनी तेज कि कानों के पर्दे तक कांप गए। पर हैरानी की बात यह थी कि आयान उन्हें मार नहीं रहा था, सिर्फ बेअसर कर रहा था। हर बार जब उसका भाला घूमता, एक दर्जन सैनिक उड़ जाते, लेकिन किसी को जानलेवा चोट नहीं लगती। वो एक कलाकार की तरह लड़ रहा था, भाले से घुमा रहा था, बाएं घूमता, दाएं उछलता, ऊपर से वार करता, नीचे से घुमा देता, मानो भाला उसका शरीर हो गया हो। दूर खड़े दीपेश और दूसरे ट्रेनर बस सांस रोके देखते रह गए। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी जादू को देख रहे हों। ये क्या है? भाला, जिसे 100 सैनिकों का राजा कहा जाता है, इतना कुशलता से किसी के हाथ में कभी नहीं देखा गया था। स्टेडियम में मौजूद दसियों सैनिक जो खुद भी भाला चलाने में माहिर थे, उनका कौशल आयान के आगे एक स्कूल के बच्चे जितना भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पुराना योद्धा
फिर से जिंदा हो गया हो। 1000 लोग, लेकिन किसी ने भी आयान को छू तक नहीं पाया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों सैनिक जमीन पर पड़े थे, चोट खाए हुए, पर जीवन में थे। आयान ने किसी को जान से नहीं मारा था, बस उन्हें उनकी औकात दिखा दी थी। और मैदान का दृश्य, आयान के चारों तरफ एक गोल घेरा था जिसके भीतर कोई घुस नहीं पाया था। उसके हाथ में लाल भाला था जिसकी चमक आंखें चुरा लेती थीं। यह भाला तकनीक थी, भाला कला, जो उसके पिता रणविजय ने सिखाई थी। यह एक योद्धा की युद्ध कला थी। 4 दिशा, 4 गुण, हवा जैसी तेजी, जंगल जैसा अनुशासन, आग जैसा हमला, पहाड़ जैसा अडिग बचाव। अब मैदान में सन्नाटा था। हजारों सैनिक जो कुछ देर पहले गरज रहे थे, अब झुके हुए सिर के साथ खड़े थे। उनकी गर्व टूट चुकी थी, उनका भरोसा हिल चुका था। किसी ने नहीं सोचा था एक 18 साल का दुबला पतला लड़का अकेले हम हजारों को हरा देगा, लेकिन यह सच था। और आयान, वो लाल लटकन वाला भाला हाथ में लिए, बिल्कुल शांत खड़ा था। न उसके चेहरे पर थकान थी, न माथे पर पसीना, जैसे कि उसने कुछ खास किया ही न हो। उसी पल सबके मन में एक ही बात गूंज रही थी। आयान की बात घमंड नहीं थी, वह सच में हम सबसे कहीं ऊपर है। अब मैदान में कोई भी ऐसा नहीं था जो आयान की ताकत पर शक करता हो। जो पहले हंसी उड़ा रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ श्रद्धा थी। हर खास बल का सैनिक अपने मन में स्वीकार कर चुका था, हां, यही है वो योद्धा जो हमारे जैसा नहीं, हमसे कहीं ऊपर है। वो इस पद का हकदार है, वो हमारा असली मैन ट्रेनर है। और फिर आयान ने भाले को घुमाया। भाले की नोक अब सीधी इशारा कर रही थी दीपेश की तरफ। आयान मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब मासूमियत नहीं थी, वो थी आत्मविश्वास से भरी चुनौती। उसने जोर से कहा, ट्रेनर दीपेश, क्या आप 3 दिन पहले मुझे चुनौती नहीं देना चाहते थे? तो अब समय है, आइए जरा देख लेते हैं कि किस में कितना दम है। पूरा मैदान फिर से चौंक गया। सैकड़ों लोगों की निगाहें दीपेश पर टिक गईं। हर दिशा से देखने वाली निगाहें जैसे दीपेश को चुभने लगीं। वो अब पब्लिक की निगाहों और बेकार बातों का केंद्र बन गया था। दीपेश चौंक गया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई कड़वा जहर खा लिया हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो अंदर से हिल चुका था। पिछले 3 दिन से दीपेश लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह आयान की इमेज खराब की जाए। उसने खास सैनिकों को भड़काया, साजिश की, ताकि मैदान में आयान फेल हो जाए। एक बार वो लड़खड़ा जाए तो बाकी ट्रेनर्स के साथ मिलकर मैं उसे दबा दूंगा। लेकिन अब वो लड़का जिसे दीपेश ने छोटा समझा था, आज अकेले 1000 लोगों को हरा चुका था। ऐसी लड़ाई तो फिल्मों में भी नहीं बन सके। एक योद्धा जैसे देवता खुद धरती पर उतर आए हों। दीपेश एक पागल नहीं था, वो पूर्वी टीम का एक गर्वीला योद्धा था। लेकिन अब उसकी समझ कह रही थी, अगर मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो ये मेरे लिए आत्महत्या होगी। मुझे पूरी भीड़ के सामने बुरी तरह हारना पड़ेगा। आयान से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं थी, वो सिर्फ असंतुष्ट था। उसे लगता था कि आयान इस पद के लायक नहीं है, लेकिन अब आयान ने खुद को साबित कर दिया था। दीपेश ने अपनी दोनों मुट्ठियां बांधी, सीरियस होकर पूरी विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैन ट्रेनर, आप महान हैं। मैं अब पूरी तरह से आपकी ताकत को मानता हूं। अगर मैंने कभी कोई गुस्ताखी की हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसके यह कहने के साथ ही बाकी सभी ट्रेनर्स ने भी एक के बाद एक आयान को सलामी दी। अब कोई भी उसका विरोधी नहीं रहा। सेना हमेशा ताकत का सम्मान करती है और आयान की वीरता अब सभी के दिलों में छप चुकी थी। उसका अकेले हजारों पर हमला करना, भाले से मैदान को चीर देना और फिर शांत खड़ा रहना, यह दृश्य दशकों तक इन सैनिकों के जहन में जिंदा रहेगा। अब आयान ने मैदान में गिरे हजारों सैनिकों को देखा। उसने सिर घुमाया और ऑर्डर दिया, मैंने किसी को सीरियस रूप से नहीं मारा है, ये बस मामूली चोटें हैं। एक दिन आराम करेंगे और फिर कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे, समझे? जी मैन ट्रेनर, सभी ट्रेनर्स ने एक साथ उत्तर दिया। आयान मुस्कुराया, फिर पूछा, वैसे क्या आप सभी को वो भाला तकनीक सीखने में दिलचस्पी है जो अभी आपने मुझसे देखी? सुनते ही दर्जनों ट्रेनर्स की आंखें चमक उठीं। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। क्या ये सच है? क्या आप हमें वो तकनीक सिखाएंगे?
आयान ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहां नहीं हूं। मैं मेन ट्रेनर हूं और मेरा काम है आपको कुछ सिखाना, कुछ देना। सुनते ही सभी ट्रेनर्स खुशी से भर उठे। उनके चेहरे पर ऐसा उत्साह था जैसे उन्हें कोई अनमोल खजाना मिलने वाला हो। ऐसी तकनीक हजारों में भी नहीं मिलती और आयान हमें यह ऐसे ही सिखाने को तैयार है। यह तो सौभाग्य की बात है। आयान ने कहा, ठीक है, पहले घायलों को शिविर में पहुंचाओ, फिर इकट्ठा हो जाना, मैं तुम्हें सिखाना शुरू करूंगा। और वह मुड़कर शिविर की ओर चल पड़ा। सभी की नजरें उसकी पीठ पर थीं। उनकी आंखों में अब श्रद्धा के साथ साथ सम्मान और गौरव भी था। हमने उसे गलत समझा था। इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत और फिर भी इतना बड़ा दिल, ये सच्चे गुरु की पहचान है। कोई हैरानी नहीं कि सेना के प्रमुख ने उसे पर्सनल रूप से चुना था। 1 घंटे बाद शिविर से थोड़ी दूर एक समतल मैदान में पूर्वी टीम के दर्जनों ट्रेनर आयान के सामने खड़े थे। हर चेहरा उत्साह और जिज्ञासा से चमक रहा था। आयान ने अपने हाथ में लाल लटकन वाला भाला उठाया, छाती सीधी रखी और तेज आवाज में बोला, जो कला मैं सिखाने जा रहा हूं उसका नाम है स्पीयर टेक्निक। यह पुराने पश्चिमी के सम्राट से निकली है। यह युद्ध की असली तकनीक है और इसकी आत्मा 4 तत्वों में है: हवा, जंगल, आग और पहाड़। आयान मैदान के बीचों बीच खड़ा था, हाथ में लाल लटकन वाला भाला, छाती सीधी, आंखों में चमक और आवाज में अटल विश्वास। उसने जोर से कहा, यह कला हवा जैसी तेज है। जब भाले से वार होता है तो वो झोंके की तरह बिजली की गति से आता है। यह जंगल जैसी सुव्यवस्थित है, हर चाल में डिसिप्लिन और तालमेल होता है। यह आग जैसी तेज है, जब मैं हमला करता हूं तो यह जैसे आकाश को जला दे, दुश्मन को भस्म कर दे। और यह पहाड़ जैसी स्थिर है, जब मैं भाले से रुकता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पर्वत खुद रुक गया हो, अडिग, अविचल। फिर आयान ने कहा, अब मैं ये कला सिर्फ एक बार करके दिखाऊंगा। तुम में से जो समझ सका वो उसका सौभाग्य। पूरा मैदान शांत हो गया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई भी पलक तक नहीं झपका। फिर आयान ने अपनी कलाई घुमाई। भाले से एक तेज सीटी जैसी आवाज निकली, जैसे कोई ड्रैगन हवा में दहाड़े। एक जोरदार चीख के साथ भाला एक चमकती हुई आग की लकीर बन गया। वो हवा में गोल घूमता, चिंगारियां बिखेरता, मानो पूरा मैदान जल उठा हो। उसकी हर हरकत में कभी वार, कभी पीछे हटना, कभी काटना, कभी छेदना, सब में एक लय, एक शक्ति और एक दिव्यता थी। भाले की गति इतनी तेज थी कि आसपास की हवा तक कांप गई। सिर्फ तकनीक नहीं, वो इच्छा शक्ति भी थी। अगर देवता रास्ता रोकें तो उन्हें भी हटाना होगा। अगर बुद्ध खड़ा हो तो उसे भी पीछे करना होगा, क्योंकि ये युद्ध है। सभी दर्शक हैरान थे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा प्रदर्शन मानो कोई देवता भाले से आसमान चीर दे। अग्निदूत आर्मी ग्रुप के भाला स्पेशलिस्ट भी यह देखकर सन्न थे। कई एक्सपीरियंस्ड सैनिकों को तो भाले की इस नियत को देखकर अपनी पुरानी रुकी हुई साधना फिर से आगे बढ़ती सी लगी। आयान ने पूरे कौशल को हवा, जंगल, आग और पहाड़ के 4 चरणों में दिखाया। 15 मिनट बाद जब वह रुका, तभी लोगों ने सांस ली और कहा, मेन ट्रेनर, आपका धन्यवाद। हम इस विद्या को रात दिन साधेंगे और आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आयान मुस्कुराया और बोला, तुम इसे बाकी खास बल सैनिकों को भी सिखा सकते हो जो इस चयन परीक्षा में भाग ले रहे हैं। इसे आगे बढ़ाओ। जी, मेन ट्रेनर, सभी ने मिलकर उत्तर दिया। अब अग्निदूत आर्मी ग्रुप की सख्त चयन परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। हालांकि आयान मेन ट्रेनर था, लेकिन वो व्यवस्थाओं में सीधे शामिल नहीं होता। ये जिम्मेदारी दीपेश और दूसरे एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर की थी। यह कोई नॉर्मल सेना नहीं थी। ईस्टर्न टीम यूनिट के लिए चुना जाना मतलब था तुम भारत के सबसे नुकीले भाले हो। सिलेक्शन टेस्ट में शामिल थे हथियारों के साथ तैरना, बिना आवाज किए छिपकर दुश्मन पर नजर रखना, क्रॉलिंग बारूदी सुरंगों से होकर गुजरना, तेज जंगल पार करना। इन परीक्षाओं में सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि आत्मा और इच्छा शक्ति की भी परीक्षा होती थी। सच्चा योद्धा हजारों बार गिरकर ही बनता है। सिर्फ एक हफ्ते में सैकड़ों सैनिकों को बाहर कर दिया गया, जो थककर, टूटकर या डरकर रुक गए। 7वें दिन सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी एक जवान भागते हुए आया और चिल्लाया, मेन ट्रेनर, बुरी खबर है, कुछ गड़बड़ हो गई है। दीपेश, जो पास बैठा था, खड़ा हो गया और डांटा, प्रखर, घबराओ मत, बताओ क्या हुआ।
प्रखर बोला। ट्रेनर दीपेश, अनिकेत कल रात भूखा था, वो जंगल में खरगोश पकड़ने चला गया। हमने उसे रोका लेकिन वो नहीं माना, अब तक वापस नहीं लौटा। यह सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए। आयान ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि यह द्वीप बहुत बड़ा है, जंगल अनजान है, वहां जंगली जानवर हैं, रास्ते कठिन हैं और सबसे खतरनाक बात, वहां कोई डिजिटल मशीन काम नहीं करती। मतलब अगर कोई खो गया तो उसका कोई पता नहीं चल सकता। आयान ने तुरंत ऑर्डर दिया, सभी को सूचित करो, 10-10 लोगों की टीमें बनाओ और जंगल में खोज अभियान शुरू करो। अनिकेत को हर हाल में ढूंढना है। अब हजारों सैनिक जंगल में फैल चुके थे। आयान खुद आर्या और टीम के साथ निकला। आयान ने अपनी दिव्य चेतना फैलाई, जिससे वो आसपास की हवा, घास और जमीन की हर हलचल को महसूस कर सके। आधा घंटा बीत गया, कोई सुराग नहीं। फिर कुछ किलोमीटर दूर एक हलचल हुई। आयान ने तुरंत कहा, वहां कुछ है, चलो जल्दी चलते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ा, आर्या और सत्यव्रत पीछे पीछे। थोड़ी देर में वे एक समतल जगह पर पहुंचे। 10 सैनिक एक घेरे में कुछ देख रहे थे। उनकी पीठ से आयान कुछ नहीं देख सका। क्या हुआ? आयान ने सीरियस आवाज में पूछा। एक सैनिक ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें लाल, गला रूंधा हुआ। उसने धीमे से कहा, मैन ट्रेनर अनिकेत, वह शायद पहले ही। वो आगे नहीं बोल सका। वो एक तरफ हट गया और बाकी सैनिकों के चेहरे देखकर ही सच्चाई समझ में आने लगी थी। अब सब कुछ साफ हो गया था। वही जवान जो पूरी रात लापता रहा, वो अनिकेत था। जब आयान, आर्या और टीम उस जगह पर पहुंचे तो अनिकेत की लाश जमीन पर पड़ी थी। पूरा शरीर झलकर काला पड़ गया था। चारों ओर जली हुई मांस की तीखी बदबू फैल रही थी, जैसे किसी पर आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। आयान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? पिछली रात तो मौसम बिल्कुल साफ था, न कोई बिजली, न बादल, न तूफान। फिर अनिकेत की मौत ऐसी क्यों? ये सोचकर आयान अंदर से हिल गया। तभी आर्या कुछ समझते हुए आगे बढ़ी। वो धीरे से झुकी और अनिकेत की जली हुई छाती पर हाथ रखा। उसकी आंखें बंद हो गईं, चेहरे पर ध्यान केंद्रित था, जैसे वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही हो। कुछ ही मिनटों में उसने आंखें खोलीं। चेहरा सीरियस था और शरीर सतर्क, जैसे वो किसी खतरनाक दुश्मन की मौजूदगी को भांप चुकी हो। आर्या की हालत देखकर सत्यव्रत चौंक गया। उसने फौरन पूछा, नंबर 5 क्या वही है? आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। अब सत्यव्रत का चेहरा भी सफेद पड़ गया। वह कौन है? आयान थोड़ी देर तक असमंजस में रहा। वो नहीं समझ पाया कि दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आर्या सीधे खड़ी हुई और बहुत सीरियस लहजे में बोली, मैन ट्रेनर, आप बाकी सभी टीमों को फौरन शिविर में लौटने का ऑर्डर दीजिए। कोई भी अब अकेला न रहे। हाँ, 10 खास बल सैनिक फौरन मुड़े और दौड़ते हुए शिविर की ओर निकल गए। अब सिर्फ आयान, आर्या और सत्यव्रत वहां खड़े थे। आर्या ने आयान की ओर मुड़कर धीमी लेकिन सीरियस आवाज में कहा, अनिकेत की मौत बहुत नॉर्मल नहीं है। मेरे अनुमान से उसे मार दिया गया है, और जिसने उसे मारा है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, एक अद्भुत शक्ति वाला प्राणी है। ये शब्द सुनकर आयान चौंक गया। वो एक पल को जैसे हैरान रह गया। ऐसे लोग असल में होते हैं? उससे अचानक याद आया, जब वह अग्निदूत आर्मी ग्रुप में शामिल हुआ था, तब विद्याधर ने उसे बताया था, हम सिर्फ इंसानी दुश्मनों से नहीं लड़ते। दुनिया में बहुत सी शक्तियां हैं जो नॉर्मल लोगों को नजर नहीं आती, जैसे अमेरिका की माइकल टीम, जापान का संगठन, रूस की फ्रॉस्टमॉर्न सेना और अटलांटिक महासागर का रहस्यमयी अटलांटिस पवित्र कबीला। इन सब संगठनों में ऐसे लोग हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, कुछ जन्मजात, कुछ इकट्ठा की गई। कोई अपनी उंगली से सिर्फ सिगरेट जला सकता है, तो कोई एक आग से आकाश तक फूंक सकता है। ये लोग मार्शल आर्ट्स के योद्धाओं से अलग होते हैं। आर्या ने आगे कहा, अनिकेत के शरीर पर कोई लड़ाई के निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसे सिर्फ एक वार में मारा गया, और जिस शक्ति से उसे मारा गया वह बिजली जैसी दिखती है। तो दुश्मन के पास बिजली को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, और यह शक्ति कम से कम बी लेवल की होनी चाहिए। आर्या ने समझाया, डी लेवल सबसे कमजोर, मुश्किल से किसी को नुकसान, सी लेवल नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज्यादा ताकतवर, बी लेवल एक झटके में 99% लोगों को हरा सकता है, ए लेवल मार्शल आर्ट मास्टर के बराबर, एस लेवल दुनिया के सबसे खतरनाक पौराणिक
लगभग देवता, जैसे एस लेवल का उपयोग सरकारें भी आखिरी विकल्प के रूप में करती हैं। अयान सीरियस हो गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तो इसका मतलब यह है कि इस निर्जन द्वीप पर कोई भी लेवल या उससे ऊपर का शक्ति वाला छिपा है। और उसने कायरता से बिजली का वार करके अनिकेत को मारा। यह दर्शाता है कि वह क्रूर और बेरहम है। अब आयान की आंखों में आग थी, उसकी आवाज में मजबूती थी। अनिकेत का खून बेकार नहीं जाएगा। अब हम उसे ढूंढ निकालेंगे और कानून के हवाले करेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी खास बल सैनिक शिविर में एक जगह इकट्ठा हो जाए। इतने लोगों की भीड़ देखकर वो अद्भुत प्राणी शायद हमला करने से कतराए। आर्या और सत्यव्रत, आप दोनों दूसरे ट्रेनर्स को लेकर जंगल में मेरे पीछे आओ। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मेन ट्रेनर। दोनों ने सलामी दी और निकल पड़े। एक चौथाई घंटे बाद अग्निदूत आर्मी ग्रुप के 10 से ज्यादा सैनिक वहां पहुंचे और जब उन्होंने अनिकेत की जली हुई लाश देखी, उनका खून खौल उठा। धत्त तेरी, कौन है जो हमारी टीम के जवान को इस तरह मारने की हिम्मत कर रहा है? अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूं। हाँ, हम सबको मिलकर अनिकेत का बदला लेना है। लेकिन तभी आयान गरजते आवाज में बोला, शांत रहो, ये कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं है। हम अब 3 टीमों में बंटेंगे। हर टीम के बीच 500 मीटर का फासला होगा ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और किसी भी हमले का जवाब दे सकें। सभी सैनिक आयान के ऑर्डर पर तैयार हो गए। अब यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी, एक संघर्ष और अनिकेत के बलिदान का बदला था। ऑन ऑर्डर के अनुसार 3 टीमों के सैनिकों ने आपस में मिलकर एक संयुक्त ग्रुप बनाया और सबसे पहले सावधानीपूर्वक जंगल की ओर बढ़े। जंगल की हरियाली के बीच उनके जूतों की आवाज दब चुकी थी। पेड़ों की छाया और पक्षियों की चहचहाहट के बीच वे सतर्कता से बढ़ते जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। लगभग 5 मिनट बाद एक और सैनिकों का समूह आगे बढ़ा। इन सभी के पीछे थे आयान, आर्या और धर्मेंद्र। तीनों ने सावधानी से महल के पिछले हिस्से से जंगल में प्रवेश किया। अभी एनवायरनमेंट शांत था, कोई हलचल नहीं, बस एक भयावह सन्नाटा जो एक भयंकर तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा लगता है। अचानक एक ऐसा धमाका हुआ कि धरती तक कांप गई। वो आवाज इतनी तेज, इतनी भयावह थी जैसे किसी ने आकाश को फाड़ दिया हो, जैसे किसी बड़े पहाड़ पर बिजली सीधी आकर गिरी हो। उस आवाज की तीव्रता ने हर सैनिक के शरीर को अंदर तक झकझोर दिया। जंगल के गहरे भाग में दूर से धुंधली नीली बिजली टिमटिमाती नजर आ रही थी और वो रोशनी सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, वो मौत की चमक थी। कुछ गलत हुआ है। आयान की आवाज भारी हो गई। उसका चेहरा सीरियस भाव से भर गया था। वह समझ गया यह किसी नॉर्मल पावर का काम नहीं है, यह हमला क्लास बी से भी ऊपर का है। इतनी जबरदस्त ऊर्जा जिससे एक टैंक भी चूर चूर हो सकता है। आयान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसकी आंखें जल उठीं और शरीर हवा में तीर की तरह दौड़ पड़ा, ठीक उसी दिशा में जहां से धमाका आया था। उसकी चाल ऐसी थी जैसे कोई बाघ अपने शिकार की ओर कूद रहा हो। सिर्फ 10 सेकंड में वह कई किलोमीटर दूर पहुंच चुका था, लेकिन वह एक कदम देर कर चुका था। जब आयान वहां पहुंचा तो सामने का दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वहां की जमीन पूरी तरह समतल थी, लेकिन अब उस जगह पर एक बड़ा गहरा गड्ढा बन चुका था। गड्ढे के भीतर हर चीज राख और धूल में बदल चुकी थी। कोई पेड़ नहीं, कोई शरीर नहीं, बस 3 जले हुए बैज जो वहां टूटी तलवार की शक्ल में बिखरे हुए थे। आयान की आंखें एक पल को स्थिर हो गईं। वह जान गया, वो 3 सैनिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे धमाके के ठीक केंद्र में थे और पूरी तरह जलकर राख हो गए। उनकी एक हड्डी तक नहीं बची। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक नरसंहार था। दुश्मन ने उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया था। यह कोई असावधानी नहीं, यह एक सुनियोजित शिकार था। जैसे कोई छुपा हुआ शिकारी बिल्कुल जानबूझकर उन्हें झपट्टा मारकर खत्म कर गया हो। आयान की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसके भीतर उबलता गुस्सा अब बाहर फूटने लगा था। उसने दांत पीसकर कहा, जो भी तू है, तूने मेरे भाइयों को मारा है। मैं तुझे जमीन पर ऐसी मौत दूंगा कि तेरी लाश तक को जगह नहीं मिलेगी। कुछ मिनटों बाद पूर्वी आर्मी टीम के दूसरे मेंबर भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने जब गड्ढे के पास 3 जले हुए बैज देखे, उनकी आंखें नम हो गईं। किसी ने कांपते आवाज में फुसफुसाया, राहुल, रवि, जय,
तीनों सैनिक अब बस नाम भर रह गए थे। यह वे सैनिक थे जो युद्ध के मैदान में कभी घबराए नहीं थे, जिनके जख्मों से कभी आह नहीं निकली थी। लेकिन आज उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कोई मामूली साथी नहीं थे, वे साथ में खाते थे, साथ में सोते थे, साथ में खून बहाते थे, और आज उनकी राख तक नहीं बची। आयान चुपचाप झुका। उसने तीनों बैजों को उठाया, ध्यान से अपनी जेब में छिपा लिया। फिर उसने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म उतारी, उसे खंडहरों पर धीरे से बिछाया, छाती सीधी की और एक त्रुटिहीन सैन्य सलामी दी। उसकी आवाज गूंज उठी, भारत मां बेटों को सलामी, मेरे भाले की मरम्मत करो और मेरे बेटे के साथ मेरी नफरत करो। यह कोई शोक नहीं था, यह प्रतिज्ञा थी। पूरे मैदान के सैनिकों ने एक साथ सलामी दी। हर आंखें नम थीं और हर दिल बदला लेने की आग से जल रहा था। तभी अचानक नदीपेश कुछ सोचते हुए बोला, मैन ट्रेनर, वह अद्भुत शक्ति वाला आदमी यहीं कहीं आसपास छिपा है। चाहे वो जमीन के नीचे क्यों ना हो, हमें उसे खोजकर बाहर निकालना ही होगा। जी जी जी। अचानक एक अजीब सी कड़वी हंसी जंगल में गूंज उठी। वह हंसी चारों तरफ से आ रही थी, जैसे हवा के हर कोने से। कोई यह नहीं समझ सका कि आवाज कहां से आ रही थी। फिर एक भारी और मेटल काटने जैसी आवाज गूंजी, मुर्गियों जैसे कमजोर लोग मुझे मारेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो मजाक है। यह सुनते ही अग्निदूत आर्मी ग्रुप के सभी आर्मी सतर्क हो गए। हर कोई लड़ाई की मुद्रा में आ चुका था। दीपेश, यहां से निकल जाओ। आयान ने जोर से दाईं ओर हवा में मुक्का मारा। उसके मुक्के से निकली आंतरिक ऊर्जा हवा में एक सुरंग बना गई। उस दिशा में दर्जनों ऊंचे पेड़ एक एक करके धड़ाम धड़ाम गिरने लगे। अचानक उसी दिशा से एक काली आकृति तेजी से बाहर निकली। उसने आयान के घातक प्रहार को कुशलता से चकमा दे दिया। हा 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 हा। अब वह आकृति सबके सामने थी। सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। वह लगभग 30 साल का एक आदमी था। कद में छोटा चेहरा, गोल और मोटा, होठों पर हल्की दाढ़ी, शरीर पर काला कपड़ा लकड़ी की चप्पलों में, और उसकी छाती पर बना हुआ था सुनहरा चिन्ह। जापानी? आयान की आंखें चौंक गईं। उसका मन शंकाओं से भर गया। यह जगह तो इंडिया के क्षेत्रीय समुद्र क्षेत्र में है, तो फिर यह जापानी शक्तिशाली प्राणी यहां कैसे और क्यों आया? जरूर कोई गहरी साजिश है। अब वह जापानी अद्भुत शक्ति वाला आदमी आयान को देखकर दांत पीसते हुए बोला, बाका, नीच, तूने अभी अभी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। अगर तुझे अपनी जान की फिक्र है तो घुटनों के बल बैठ जा और माफी मांग, वरना मैं तुझे बिजली से उड़ा दूंगा। अब मैदान में हवा में भी बिजली की गंध फैल चुकी थी। एक महासंग्राम शुरू होने को था। तभी उस रहस्यमयी और घमंडी जापानी शख्स तेजस रावत ने धीरे धीरे, जैसे किसी कलाकार ने प्रदर्शन करना हो, अपना दाहिना हाथ उठाया और बड़ी शांति से अपनी तर्जनी उंगली को आगे किया। अभी सभी की आंखें उस पर टिकी थीं। कोई भी पलक झपकना नहीं चाहता था। अगले ही पल झन झन झन्नन, उसकी उंगली की नोक से एक नीली चमकती हुई बिजली फूट पड़ी। वह बिजली सिर्फ रोशनी नहीं थी, वह मौत का संदेश थी। वह एक वार्निंग थी, एक चुनौती थी और एक आतंकी शक्ति का खुला प्रदर्शन। वो नीली चमक हवा को चीरती हुई धीरे धीरे उसकी उंगली पर स्थिर हो गई, लेकिन उसके चारों ओर की हवा में गर्माहट और कंपन फैलने लगी। हर कोई जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, वो भी इस उंगली की घातक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये किसी नॉर्मल आदमी की शक्ति नहीं थी, ये अद्भुत शक्ति थी। एक ऐसी शक्ति जो प्राकृतिक नियमों को चुनौती देती है। यह दृश्य देख आयान की आंखें तेज और बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसके चेहरे पर अब गुस्सा, अपमान और एक गहरी नफरत की मिलीजुली भावनाएं उभर आईं। उसने सख्त आवाज में दांत पीसते हुए कहा, इसका मतलब अनिकेत और हमारे 3 बहादुर साथी तुम्हारे हाथों मारे गए थे? तेजस रावत मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान दयालु या शर्मिंदा नहीं, बल्कि बेशर्मी और घमंड से भरी हुई थी। उसने बहुत बेहयाई से जवाब दिया, हाँ, तुम नीच लोग, सब बेकार कमजोर कीड़े हो तुम सब। मैं तेजस रावत, रावत साम्राज्य का एक अद्भुत योद्धा। उनके जैसे कीड़ों का मेरी उंगली से मरना उनके लिए सम्मान की बात है। यह सुनते ही अग्निदूत आर्मी ग्रुप के कई सैनिकों की आंखों में खून उतर आया। उनकी आंखें लाल हो गईं, उनके सीने तेजी से उठने गिरने लगे, जैसे हर एक सांस अब तेजस को मिटा देने का प्रण ले रही हो। दीपेश, जो अब तक सीरियस था, अब एक गुस्साए शेर की तरह दहाड़ा, अभिमानी जापानी कुत्ते,
तूने मेरी धरती पर मेरे भाइयों को मारने की हिम्मत की। तेरा पाप अब क्षमा के लायक नहीं, अब तुझे मार गिराऊंगा। जैसे ही आवाज गिरी, दीपेश ने बिना एक पल घमवाए अपना खंजर निकाला। वो खंजर कोई नॉर्मल हथियार नहीं था। उसकी धार पर बिजली सी चमक थी। उसकी चमक कह रही थी, अब मौत निकली है और तू उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर है, तेजस रावत। दीपेश ने खंजर को कसकर पकड़ लिया। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका हर कदम एक योद्धा की तरह था जो अब या तो मारेगा या मारा जाएगा। अब कोई पीछे नहीं हटेगा। अब या तो तुम मरोगे या मैं। दीपेश ने पूरी ताकत के साथ खंजर को हवा में घुमाया। वो खंजर हवा को चीरता हुआ तेजस रावत की ओर बढ़ा। इंडियन मार्शल आर्ट में एक कहावत है, 1 इंच लंबा, 1 इंच मजबूत, 1 इंच छोटा, 1 इंच खतरनाक। लंबे हथियार से दूरी बनती है, लेकिन छोटा हथियार जानलेवा इरादों के लिए सबसे खतरनाक होता है। दीपेश जानता था कि खंजर से वार करना मतलब दुश्मन के बेहद करीब जाना, लेकिन यही उसका इरादा था, एक वार सीधा दिल पर। दीपेश ने अग्निदूत आर्मी ग्रुप में 10 साल सेवा की थी। उसने सैकड़ों युद्ध लड़े थे, बहुत से दुश्मनों से टकराया था, कुछ नॉर्मल, कुछ मार्शल आर्ट के उस्ताद और कुछ तो अद्भुत शक्तियों वाले भी। लेकिन आज उसका गुस्सा बहुत तेज था। उसका वार केवल युद्ध नहीं, शपथ था, प्रतिशोध था। जैसे ही दीपेश ने खंजर से हमला किया, तेजस रावत जरा भी नहीं हिला। वह वहीं खड़ा रहा जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं थी। उसके मुंह के कोने में एक तिरछी, घमंडी मुस्कान फैल गई, जैसे कोई शिकारी कह रहा हो, अब तुम मेरे जाल में हो। फिर तेजस की आंखें हल्के से झपकीं और उसी पल झन्नन, उसकी उंगली से निकली बिजली अचानक फूटी और हवा में एक भयानक बिजली का जाल बन गया। वो जाल इतना तेज था कि आंखों से देखना लगभग असंभव था। वो किसी नॉर्मल बिजली जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी कृत्रिम बिजली थी जो प्राकृतिक सीमा से भी तेज थी। इसका मतलब यह है, यही वो शक्ति है जिससे उसने 3 सैनिकों को राख में बदल दिया था। बिजली का वो जाल पूरे मैदान में फैल गया, हर तरफ चिंगारियां, ताप और कंपन, और अब वह सीधे दीपेश की ओर घातक वेग से बढ़ रहा था। अब सब कुछ साफ था। तेजस रावत कोई मामूली दुश्मन नहीं था। उसके भीतर छिपी अद्भुत शक्ति अब पूरी तरह उजागर हो चुकी थी, और यह भी साफ था कि वह बी लेवल नहीं, बल्कि पूरी तरह से ए लेवल की शक्ति वाला अद्भुत आदमी था। एक ऐसा लेवल जो भारत के वरिष्ठ मार्शल आर्ट मास्टर्स के बराबर था। उसकी उंगली से फूटी बिजली अब किसी एक धारा में नहीं थी, बल्कि हजारों बिजली की लहरें एक दूसरे से जुड़कर एक भीषण बिजली के जाल में बदल चुकी थीं। यह बिजली सिर्फ किसी इंसान को नहीं मार सकती थी, बल्कि एक बख्तरबंद टैंक को भी एक ही झटके में राख में बदल सकती थी। दीपेश, जो तेजस रावत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, अब उस बिजली के जाल से कुछ ही कदम की दूरी पर था। उसे समझ आ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर पूरी तरह से ठंडे पसीने से भीग गया था, और दिल में ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद उसकी गर्दन पर दरांती रखे खड़ी हो। कुछ 10वें सेकंड बाद वह उस बिजली में झलकर हड्डी तक नहीं बचेगा। दूर खड़े पूर्वी आर्मी यूनिट के मेंबर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में डर, गुस्सा और लाचारी थी। भाई दीपेश, वे सब चिल्ला उठे। हालांकि दीपेश कभी घमंडी और कड़क रहा था, लेकिन वह हमेशा सबसे आगे लड़ने वाला, अपने साथियों की जान बचाने वाला योद्धा रहा है। आज वही योद्धा बिल्कुल अकेला मौत के सामने खड़ा था। तेजस रावत की आंखों में कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं थी। वह तो जैसे दीपेश की मौत को पहले से देख चुका था। उसने ठंडी हंसी में कहा, मरो। उसी पल एक चमकती हुई आकृति आकाश से टूटी हुई बिजली की तरह नीचे गिरी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पल भर में दीपेश और बिजली के जाल के बीच खड़ी हो गई। वो कोई और नहीं, आयान था। उसके चौड़े कंधे, सपाट और मजबूत खड़ा शरीर, तेज चमकती आंखें, सब कुछ दीपेश की आंखों में एक नमी ले आया। उसके भीतर एक गर्म लहर दौड़ गई जो आभार, पश्चाताप और सम्मान से भरी थी। जिस इंसान को मैंने नीचा दिखाने की कोशिश की, आज वही मेरी ढाल बनकर खड़ा है। तेजस रावत ने यह दृश्य देखा तो पहले वह चौंका, फिर उसकी मुस्कान और ज्यादा घमंडी और तिरस्कार से भरी हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, लड़के, चाहे तू कितना भी तेज हो, मौत से नहीं बच सकता, और अब तुम दोनों की लाशें एक साथ जलेंगी।
उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी पांचों उंगलियां हवा में फैलीं और बिजली का पावर ग्रिड चारों दिशाओं से आयान और दीपेश को घेरने लगा। अब हमला हर तरफ से आ रहा था, ऊपर से, नीचे से, दोनों ओर से। यह एक ऐसा पल था जब बचना नामुमकिन लगता था, लेकिन आयान ने धीमे से अपनी पीठ सीधी की। उसकी आंखों में अब भय नहीं बल्कि उपेक्षा और क्रोध था। उसने तेजस रावत को घूरते हुए आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, चावल के दाने जैसे लोग क्या आकाश में चमकने का सपना देख सकते हैं? कितना मजाकिया है। जैसे ही शब्द खत्म हुए, आयान ने अपने मुंह से तेज सांस ली और अचानक उसका पूरा शरीर एक बड़ा पौराणिक पक्षी में बदल गया जो आकाश और धरती को निगलने की ताकत रखता था। गड़गड़ाहट, बिजली, शक्ति, बिजली का वह पावर ग्रिड जिसे हजारों वज्रों से बुना गया था, अब धीरे धीरे आयान की ओर खींचता चला गया। अगले ही पल आयान ने उसे निगल लिया। हां, उसने पूरी बिजली को निगल लिया। पूरा जंगल कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई पत्ता तक नहीं हिला, सिर्फ एक सन्नाटा जिसमें मौत भी चुपचाप खड़ी थी। सभी सैनिक, अग्निदूत, आर्मी ग्रुप के वीर हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या हमने सच में देखा आयान ने बिजली निगल ली? कुछ दिनों पहले जब उसने भाले से सैकड़ों लोगों को पछाड़ा, तब भी वे चौंक गए थे, लेकिन आज उसने बिजली निगल ली। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? अब अगर कोई कह दे कि आयान कोई देवता है, तो शायद कोई भी उस पर शक न करे। तेजस रावत, जिसका चेहरा अभी तक घमंड से भरा था, अब उसके होंठ सूख चुके थे, चेहरा पीला पड़ गया था और दिल धक धक कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी छाती पर 10,000 किलो का पत्थर रख दिया हो। काफी देर तक वह कुछ बोल नहीं पाया, फिर धीरे से दांत पीसते हुए बोला, लड़के, तुम्हारी ताकत आखिर है क्या? यह किस प्रकार की क्षमता है? आयान ने एक शांत, मजबूत और ठंडी दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, यह कोई अद्भुत शक्ति नहीं है, यह है इंडिया का दिव्य कौशल। इंडिया एक शिष्टाचार का देश है। हम बिना अपराध के किसी से नहीं लड़ते, लेकिन जब कोई हमारी धरती को अपवित्र करता है तो हम उसे वापस वहीं भेजते हैं जहां से वह आया है। फिर आयान ने अपने भीतर की ऊर्जा को इकट्ठा किया। उसकी गति अचानक तेज हो गई और उसने जोर से चिल्लाया, अब वापस जाओ अपनी मौत के साथ। और फिर उसने अपने मुंह से एक वज्रपात थूका। वो वज्रपात सोने जैसे रंग का था, घना, तीखा और अचूक। वह सीधा तेजस रावत की ओर धनुष से छूटा तीर बनकर चल पड़ा। वह बिजली भले ही मात्रा में कम हो, लेकिन उसकी घातकता किसी भी बड़े बिजली जाल से अधिक थी। यह थी आयान की जवाबी क्रिया, जो सिर्फ जवाब नहीं, एक अनाउंसमेंट थी कि इंडिया की धरती पर अब कोई बाहरी राक्षस नहीं टिक सकता। अच्छा नहीं। तेजस रावत का चेहरा अचानक बदल गया। उसके बाल खड़े हो गए और वह भयभीत हो गया। हालांकि उसके पास वज्र को कंट्रोल करने की क्षमता है, लेकिन उसके सामने वज्र ने उसे अनोखे मौत का खतरा ला दिया है। अचानक उसके हाथों ने उसकी छाती पर एक रहस्यमय निशान बनाया और वह दहाड़ उठा। तेजस रावत, जो अभी कुछ पल पहले तक विजयी अट्टहास कर रहा था, उसके आत्मविश्वास की नींव एक झटके में हिल चुकी थी। जब आयान की तरफ से थूकी गई वह सुनहरी वज्रपात उसके पीछे छूटती नीली बिजली की लहर का पीछा करने लगी, तो यह महज एक आक्रमण नहीं था, यह जैसे न्याय का फैसला था जो उसकी क्रूरता और घमंड का उत्तर बनकर आया हो। तेजस की आकृति एक नीली बिजली की छाप में बदल गई, जो पल भर में ही धुएं की रेखा जैसी तेजी से दूर जाने लगी। वह अब एक मनुष्य नहीं लग रहा था, बल्कि खुद बिजली बन चुका था, हवा में घूमता हुआ एक चमकती रेखा जैसा, क्योंकि वह ए लेवल की अद्भुत शक्ति वाला था और उसने थंडर की क्षमता को इस हद तक साध लिया था कि वह सिर्फ उसे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि खुद भी उसका हिस्सा बन जाता था। ऐसे आदमी को पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन आयान का वह सुनहरा वज्र कोई नॉर्मल शक्ति नहीं थी। वह मात्र बिजली नहीं, बल्कि एक पवित्र न्याय, एक हथियार की तरह था। वह सीधा, बिना रुके तेजस के पीछे चिपका रहा और जैसे ही नीली छाप का पीछा करते हुए उसने उसे पकड़ा, एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसी क्षण एक कातर, गूंजती हुई चीख पूरे मैदान में फैल गई। आ! तेजस की बिजली की आकृति अचानक टूट गई और वह फिर से एक इंसानी रूप में जमीन पर लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा तेजस्वी और घमंडी तेजस नहीं रहा।
उसका पूरा बायां शरीर मानो आकाशीय बिजली से झुलस गया था। उसकी स्किन मांस से उधड़ चुकी थी, जगह जगह से हड्डियां झांक रही थीं, शरीर से लगातार लाल गरम खून टपक रहा था और उसकी सांसें टूटती सी लग रही थीं। वह अब लड़ने लायक नहीं बचा था। हालांकि क्योंकि उसमें ठंडर की शक्ति जन्मजात थी, इसीलिए उसके शरीर को बिजली से कुछ हद तक प्रतिरोध था। लेकिन अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल आदमी होता तो अब तक वह राख बन चुका होता। इस एक हमले ने सिर्फ तेजस को घायल नहीं किया, बल्कि पूरे युद्ध का रुख उलट दिया। मैदान पर मौजूद हर भारतीय सैनिक की आंखों में अब सिर्फ सम्मान, श्रद्धा और भक्ति थी आयान के लिए। सैकड़ों जवान जो अब तक बस उसके अद्भुत कौशल को देख चुके थे, आज उसकी ईश्वरीय शक्ति के साक्षी बन गए थे। इतने में पीछे से आवाज आई, मैन ट्रेनर। यह आवाज दीपेश की थी। उसकी आंखों में आंसू थे, गला भरा हुआ था और शब्द उसकी छाती से नहीं, दिल की गहराई से निकल रहे थे। वह अब खुद को रोक नहीं पाया। अगर आज आप नहीं आते तो मैं मर चुका होता, मेरी राख तक न मिलती। वो दीपेश जो पहले आयान की उपेक्षा करता था, उसे कमजोर समझता था, उसी आयान ने आज बिना एक पल हिचकिचाए अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाया था। आयान मुस्कुराया, एक गहरी लेकिन हल्की मुस्कान। ठीक है, भावुक मत हो, मैंने बस अपना काम किया है, क्योंकि मैं इस टीम का मेन ट्रेनर हूं। अब जब तेजस बुरी तरह घायल था, उसे मौत के सामने झुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसने अब भी घमंडी, तिरस्कार भरी आंखों से आयान को घूरा। आयान ने उसकी ओर देखा और सख्त लहजे में पूछा, बोलो, तुम एक जापानी अद्भुत शक्ति वाले आदमी होकर इंडिया के इस निर्जन द्वीप पर क्यों आए? तुम्हारे इरादे क्या हैं? उसका आवाज कठोर था, आंखें तलवार की नोक जैसी तीखी थीं और उसकी उपस्थिति ऐसी थी जैसे खुद कोई देवता दुष्ट आत्मा से प्रश्न कर रहा हो। लेकिन तेजस अब भी न शर्मिंदा था, न मौन। उसकी आंखों में आग थी। उसने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, तुमने मेरे चाचा को चोट पहुंचाई, यह कभी माफ नहीं होगा। क्या तुम सोचते हो कि इससे जापान का योद्धा हार मान जाएगा? मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा और तुम्हारी खोपड़ी को ट्रॉफी बनाकर जापान लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही आयान की भौहें सिकुड़ गईं। उसके मन में अब एक नया शक उठा। तेजस इतनी बुरी हालत में है, फिर भी इतनी बेशर्मी से बोल रहा है। क्या इसका मतलब है कि उसके पास अब भी कोई छिपा हथियार या साथी है? और तब तेजस रावत ने अचानक अपनी गर्दन मोड़ी, एक खास दिशा की ओर देखा और तेज आवाज में चिल्लाया, कालेश, तेजस, अब तक तमाशा देख लिया, अब बाहर आओ और इस लड़के को खत्म करो। अचानक जंगल की छाया में हरकत हुई। कुछ क्षणों बाद एक पुरुष और एक स्त्री सामने आए। वे धीरे धीरे आत्मविश्वास से भरे हुए पेड़ों की छाया से बाहर निकले। पहले बाहर आया कालेश। उम्र लगभग 30 साल, लंबा गठीला शरीर, ट्रेडिशनल जापानी योद्धा की वर्दी पहने हुए, कमर पर एक खूनी जापानी तलवार जो अब भी म्यान में थी, लेकिन उससे उठती जानलेवा आभा हवा को भी काट रही थी। वो किसी नॉर्मल सैनिक की तरह नहीं, बल्कि कत्ल का चलती फिरती मशीन लग रहा था। उसके पीछे आई मोहिनी, बेहद यंग, सुंदरता ऐसी जैसे प्रकृति की चित्रकारी हो, आंखें खूबानी जैसी, स्किन इतनी कोमल कि बर्फ भी शर्मा जाए। उसका चेहरा बेहद मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी, मौत जैसी चमक थी। वह किसी समुराई योद्धा की नहीं, बल्कि किसी राजसी खानदान की राजकुमारी जैसी लग रही थी, जो फूलों में छिपे जहर की तरह मोहक और घातक हो। दीपेश और बाकी सभी सैनिकों ने उसे देखा, लेकिन कोई मोहित नहीं हुआ। उनके चेहरों पर आकर्षण नहीं, बल्कि बेहद सीरियस सावधानी थी। वे समझ गए थे, ये महिला जितनी सुंदर दिखती है, उतनी ही जानलेवा भी हो सकती है। अब मैदान पर आयान अकेला खड़ा था और उसके सामने 3 दुश्मन, बुरी तरह घायल तेजस रावत, खूंखार तलवारबाज कालेश और घातक रहस्यमयी सुंदरी मोहिनी। तीनों ए स्तर की अद्भुत शक्तियों वाले, और आयान अकेला। लेकिन आयान का चेहरा अभी शांत था। वह डरा नहीं, बल्कि उसकी सांसों में एक और युद्ध की गूंज उठ रही थी। अब मैदान में 3 विदेशी खतरनाक लोग खड़े थे, तेजस रावत, कालेश और सुंदर लेकिन रहस्यमयी मोहिनी। तेजस पहले ही बुरी तरह घायल था, लेकिन उसके चेहरे से घमंड गया नहीं था। उसी समय वह लंबा और पतला योद्धा कालेश तेजस की हालत देखकर होठों में हंसी दबाते हुए बोला, तेजस, तुम्हारा क्या हाल बना दिया है? तुम तो एक बच्चे से हार गए, जिसके चेहरे पर अभी पूरी मूछें भी नहीं आईं।
क्या तुम वाकई युद्ध लड़ने लायक हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो देश लौटकर माफी मांग लेता। तेजस रावत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दांत भींचते हुए उसने जवाब दिया, बकवास बंद कर कालेश। ये मत भूलना कि तुम्हारे पीछे बड़ा आदमी खड़ा है, तभी तुम्हारी अकड़ जिंदा है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो देखना, तुम्हें अपने वज्र से चीर कर रख दूंगा। कालेश को उसकी बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह हंसते हुए मजाक से बोला, काट डालूंगा तुम्हारा सिर। मेरी जापानी तलवार एक ही झटके में तुम्हारी बिजली को भी चीर सकती है। तुझे तो मजा आएगा मरते वक्त। अब तक चुप खड़ी रही सुंदर, रहस्यमयी और मोहक मोहिनी ने धीरे से दोनों को शांत किया। उसकी आवाज एक चांदी की घंटी जैसी मधुर थी। अरे अरे, झगड़ा मत करो तुम दोनों, अभी गिद्धों की तरह घोंसले में भिड़ने का समय नहीं है। उसके आवाज में मिठास थी, लेकिन उसका चेहरा अब आयान की ओर घूम चुका था। उसने अपने नाजुक गुलाबी होंठों को हल्के से खोला और चंचल मुस्कान के साथ कहा, ओ छोटे भाई, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम न केवल इतने ताकतवर हो बल्कि इतने सुंदर भी। एक बार तो दिल मचल उठा। उसने अपनी सुगंधित जीभ से होंठों को हल्के से चाटा। फिर उसने आंखों में मोहक चमक भरते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमारे जापानी साम्राज्य में एक महान योद्धा के रूप में सिफारिश कर सकती हूं। वहां तुम्हें दौलत, शोहरत और ऐसी हजारों हसीनाएं मिलेंगी जो बस तुम्हारे इशारे पर नाचेंगी। और अगर तुम मुझे भी चाहते हो तो मैं भी तुम्हारी हो सकती हूं। ये कहते हुए उसने धीरे धीरे अपनी बर्फ जैसी सफेद कंधे की स्किन थोड़ी उघाड़ दी। उसकी स्किन इतनी कोमल और उजली थी जैसे उस पर चांदनी ठहर गई हो। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक सुंदरता नहीं, बल्कि एक चालाक प्रलोभन था, जिसमें जहर भी था और चाकू भी। लेकिन आयान की आंखें वैसी की वैसी रहीं। न उनमें कोई आकर्षण था, न हिचक, न भाव। उसने सिर्फ हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हे, अगर मैं इंसान बनकर भी ये सब स्वीकार कर लूं तो फिर मुझ में और किसी कुत्ते में क्या फर्क रहेगा? आयान की यह बात सुनकर तेजस रावत, कालेश और मोहिनी तीनों ठिठक गए। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उन्हें समझ आया कि आयान ने सीधे उन्हें कुत्ता कह दिया था। न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे जापानी साम्राज्य को भी अपमानित किया था। तीनों के चेहरे पर गहरा गुस्सा उतर आया। मोहिनी, जो अभी तक एक मोहक राजकुमारी लग रही थी, अब उसकी आंखों से बर्फ जैसी ठंडी रोशनी चमकने लगी। उसने सख्त आवाज में कहा, तुमने हमारे साम्राज्य का अपमान किया है। तुम शायद मरने की जल्दी में हो। कालेश ने भी अपनी तलवार के हैंडल को कसकर पकड़ा। आयान को घूरते हुए बोला, बचपन का घमंड तुझे ले डूबेगा। अगली बार सांस लेने से पहले मैं तुझे 2 टुकड़ों में काट चुका होऊंगा। अब मैदान में तीनों जापानी दुश्मन गुस्से से जल रहे थे और आयान अकेला, शांत, स्थिर, लेकिन आभा मंडल से भरपूर। पूर्वी आर्मी की पूरी टीम अब सावधान मुद्रा में थी। दीपेश ने आगे बढ़कर कहा, मैन ट्रेनर, अब बहुत हो गया। चलिए हम सब साथ मिलकर इन तीनों राक्षसों को सबक सिखाते हैं। लेकिन आयान ने हल्के से हाथ हिलाया, मानो कह रहा हो, रुको। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, इन तीनों से मैं अकेला निपट लूंगा। तुम बस 666 पर कॉल करना सुनिश्चित करना। आयान की बात सुनते ही दीपेश और बाकी सभी सैनिक चौंक गए। क्या? तीनों को अकेले हराओगे और हम बस कॉल करें? वे कुछ सेकंड तक अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाए। एक तरफ 3 ए स्तर की शक्तियों से लैस अद्भुत लोग और दूसरी ओर एक अकेला इंडियन योद्धा। लेकिन आयान के चेहरे पर अब भी वही शांति और दृढ़ता थी। उसके शब्द कोई घमंड नहीं, बल्कि एक स्थिर विश्वास से निकले थे। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, तब तक इस मिट्टी पर कोई विदेशी अपने घमंड से नाच नहीं सकता। आयान की बात ने मैदान में बैठे सभी लोगों के दिलों को हिला दिया था। उसने साफ साफ कहा था कि वह इन तीनों जापानी दुश्मनों को अकेले ही हराएगा। तेजस रावत, कालेश और मोहिनी। सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी टीम को कहा था कि वे 666 पर कॉल करें, मानो युद्ध उसका एक हिस्सा भर हो और बाकी सब नॉर्मल कामकाज। कुछ सैनिकों ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में सवाल था, क्या आयान घमंड कर रहा है या वह वाकई इतना ताकतवर है? क्योंकि भले ही उसने पहले 1000 खास बलों को अकेले पछाड़ दिया था, लेकिन आज उसके सामने 3 ऐसे दुश्मन थे जो नॉर्मल नहीं थे। तेजस रावत, थंडर को कंट्रोल करने वाला, ए स्तर की क्षमता वाला, जो अकेले ही पूरी टीम को राख कर सकता है।
कालेश जापान का एक महान तलवारबाज जो तलवार से हवा को चीर सकता है। मोहिनी मोहक दिखने वाली पर खून से सनी आत्मा जिसकी हर मुस्कान में विष था। अब आयान अकेला था और सामने थे 3। आयान के जवाब से कालेश को गुस्सा आ गया। बदबूदार लड़का, तू जानता भी है मैं कौन हूं? मैं जापान के एक फेमस तलवार गुरु का शिष्य हूं। मेरी तलवार कला उस लेवल की है। लेकिन उसने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि बकवास मत कर, आयान ने ठंडी शांत आवाज में कहा। मुझे मरे हुए आदमी की कहानी नहीं सुननी। एकदम सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ बीच में टोकना नहीं था, बल्कि आयान साफ कह रहा था कालेश पहले से मरा हुआ है, अब बस समय की बात है। कालेश के चेहरे का रंग लाल से काला हो गया। तुम क्या समझते हो खुद को? तुमने मौत को बुलाया है और अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा, उसने चीख कर कहा और एक ही पल में उसका पूरा शरीर बदल गया। पहले जो कालेश साधारण योद्धा लग रहा था, अब वही आदमी एक तूफानी रफ्तार वाले तलवारबाज में बदल गया। उसकी समुराई वर्दी तेज हवा में कांपने लगी, मानो कोई विद्युत आवेश हो। उसके चारों ओर की हवा स्थिर हो गई, जैसे समय ठहर गया हो। दूर खड़े अग्निदूत आर्मी ग्रुप के जवान इस दबाव को अपनी खुली त्वचा पर महसूस कर सकते थे। ये कोई नॉर्मल योद्धा नहीं है, ये मौत खुद तलवार लेकर हमारे सामने खड़ा है। अब कालेश की आंखों में कुछ और नहीं था, न आवाज न शब्द, सिर्फ आयान। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालेश के बगल में खड़ी मोहिनी इस दृश्य को देखकर मुस्कुराई। उसके होठों पर एक रहस्यमयी छटपटी मुस्कान उभरी। उसने धीमे से कहा, ओ हा हा। कालेश वाकई गुस्से में आ गया है। अगर ये लड़का पहली चाल भी झेल नहीं पाया तो सोच रही हूं उसके खून का स्वाद कैसा होगा। और उसने अपनी जीभ से अपने होठों के किनारों को चाटा, मानो वह मांस नहीं खून पीने को तैयार थी। एक तेज कान फाड़ने वाली आवाज मैदान में गूंज उठी। कालेश ने अपनी जापानी तलवार अपने म्यान से बाहर निकाल ली थी। वह तलवार एक पल में सूरज की किरणों के बीच से इंद्रधनुष जैसी चमक के साथ निकली। चिंगारियां, आग, बिजली और हवा सभी मिल गई थीं उस एक वार में। छीन लो, हड्डी तक जाकर रुको। हर झटका, हर वार बिल्कुल सटीक। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि नॉर्मल आंखों से उसे देखना भी नामुमकिन था। उस तलवार का रंग गहरा लाल था, जैसे दुश्मनों के खून से रंगी हो। और हर बार जब तलवार चलती एक धीमी चीख सुनाई देती, जैसे किसी आत्मा की पुकार। उस तलवार में इतनी बुरी आत्मा बसी थी कि अगर कोई कमजोर दिल वाला उसे देख ले तो वहीं डर से मर जाए। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक घोषणा थी, मौत की। कालेश की तलवार सिर्फ हथियार नहीं थी, वह जापान की उस संस्कृति का प्रतीक थी जहां सीमित संसाधनों, भीड़ और संघर्ष ने लोगों को बची हुई चीजों में सबसे खतरनाक बनने पर मजबूर किया। यह उनका तरीका था, या तो मारो या मरो। अब वह तलवार आयान के सिर पर मंडरा रही थी। चारों ओर सिर्फ एक प्रश्न था, क्या आयान बच पाएगा? अब पूरा मैदान भय और विस्मय के साए में डूबा हुआ था। हत्तोरी, जापान का घातक तलवारबाज, जिसे वहां की मार्शल कला का जन्मजात उत्तराधिकारी माना जाता था, उसने अब अपने हत्या के एक ही वार वाले सबसे प्रचंड हथियार का उपयोग किया था। उसके अंदर की क्रूरता, उसकी आक्रामकता, उसकी मानसिकता अब उस एक ही वार में समा चुकी थी। यह तलवारबाजी नहीं थी, यह था एक वध। यह युद्ध नहीं था, यह था हत्या का अभिनय। हथौड़ी के राष्ट्र की आदतें भी इसी शैली की थीं, झुके हुए, चालाक, समय पर चाटुकार, लेकिन ताकत मिलते ही सबसे पहले पीठ पर वार करने वाले। उन्होंने सालों से एक ही संस्कृति में पनपकर एक ऐसी तलवार शैली गढ़ी थी जिसमें शौर्य नहीं था, बस हत्या थी। हथौड़ी की जापानी तलवार बिजली की रफ्तार से हवा चीरते हुए निकली। वह वार कोई नॉर्मल वार नहीं था, वह था एक ऐसा हमला जिसमें दुश्मन के पास देखने, समझने और प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं था। यह तलवार आयान की गर्दन की सीध में आ रही थी, उसके गले की एक नस काटने के लिए पूरी सटीकता से। इस वार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई अनुभवी सैनिकों ने पलकों तक नहीं झपकाई थी और उनका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। लेकिन मैदान के केंद्र में जहां आयान खड़ा था, वह एक पाषाण की तरह स्थिर था। उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। न उसके चेहरे पर डर था, न कोई हड़बड़ाहट, न कोई घबराहट। बल्कि जब तलवार केवल कुछ इंच की दूरी पर थी, तभी आयान ने बहुत शांत ढंग से अपना दाहिना हाथ उठाया।
और जैसे ही तलवार उसकी गर्दन की ओर झपट पड़ी, एक खनखनाहट सी गूंजी। अगले ही पल मैदान में जो दृश्य था वह विश्वास से परे था। आयान ने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से इशारे और मध्यमा से उस घातक तलवार को पकड़ लिया था। हाँ, उसने नंगे हाथ से धधकती, जानलेवा, मौत से भरी तलवार को रोक दिया था। उसकी उंगलियां पतली, गोरी, एक नॉर्मल नौजवान की तरह नरम दिख रही थीं, और वो तलवार स्टेनलेस स्टील से बनी, धार इतनी तेज कि अगर किसी पत्थर पर भी चले तो उसे 2 हिस्सों में बांट दें। उस तलवार से पहले अनगिनत दुश्मन मारे जा चुके थे। वह मौत की निशानी थी, लेकिन आज वो मौत आयान की 2 उंगलियों के बीच जकड़ी हुई थी और हिल तक नहीं रही थी। हथौड़ी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका एक वार में हत्या वाला हमला इतनी आसानी से रोक दिया गया। उसने इस वार में अपनी आंतरिक ऊर्जा का 120% झोंक दिया था। क्या ये इंसान है? उसके दिल में पहली बार डर ने घर किया। तुम लोग तलवारबाजी के नाम पर बस हाथ में चमकती धातु लिए घूम रहे हो। इंडिया की असली मार्शल आर्ट का सार क्या होता है, ये तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। तुमने तलवार को सीखा पर तलवार का आदर नहीं किया, इसलिए तुम्हारी तलवार अब तुम्हारी मौत बनेगी। अब आयान की आंखें गहराने लगीं। उसने तलवार पकड़ी हुई थी, लेकिन अचानक गुस्से से गरजते हुए बोला, टूट टूट जा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ज्वालामुखी ने आसमान को चीरकर आग उगल दी हो। तुरंत ही धड़ाम, तलवार टुकड़ों में टूट गई। हजारों धातु के कण हवा में उड़ने लगे। वो भयानक तलवार जो हथौड़ी की पहचान थी, जो सैकड़ों लोगों की हड्डियां चीर चुकी थीं, अब मिट्टी में समा गई थी। और इसके अगले ही पल एक इनविजिबल बल हथौड़ी के शरीर से टकराया। वह कई 100 मीटर दूर हवा में उछलता गया, जैसे कोई कागज का पुतला हो। उसका शरीर दर्जनों पेड़ों को तोड़ते हुए अंत में एक बड़े पत्थर से टकराया और वहीं धंस गया। जब सभी दौड़कर पहुंचे तो देखा उसके सीने में एक विशाल छेद था। उसका दिल फट चुका था, खून की नदी बह रही थी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। एक झटका, एक मौत। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।